हेलो स्टूडेंट्स, आई होप आप सभी बढ़िया होंगे। स्वागत है एक और बीफार्म फर्स्ट सेमेस्टर के जबरदस्त लेक्चर में। आपको लेक्चर को बिल्कुल एंड तक देखना है स्टूडेंट। यदि आपको नोट्स चाहिए इस लेक्चर का तो उसके लिए आपको चैप्टर के खत्म होने तक इंतजार करना होता है, जिसका नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम चैनल पर मिल जाता है। ये न्यू टेलीग्राम चैनल है, तो आप डिस्क्रिप्शन में एक बार उस टेलीग्राम चैनल को जरूर एक बार चेकआउट कर लीजिए। वहां पर आपको नोट्स मिलेंगे और यहाँ पर आपको बीफार्म फर्स्ट सेमेस्टर का पूरा सिलेबस कंप्लीट करवाया जा रहा है। आपके फर्स्ट ईयर से लेकर आपके फोर्थ ईयर तक की पूरी जिम्मेदारी वायरल बायोलॉजी टीम की है, जहां पर आपके लिए वो सब्जेक्ट सभी सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं जो आपके एंड सेमेस्टर एग्जाम में आते हैं। यानी कि जब आपका जो मेन एग्जाम है, जो आपका फाइनल एग्जाम होता है, जहां पर बैक लगने के चांसेस होते हैं, जहां पर फेल होने के चांसेस होते हैं, तो उन सभी पॉसिबिलिटीज को खत्म किया जाता है और आपकी हेल्प की जाती है एक बेहतरीन सीजीपीए के साथ आगे बढ़ने में, बेहतरीन परसेंटेज के साथ अपने एग्जाम को क्लियर करने में। हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के सेकंड लेक्चर में। यूनिट फर्स्ट का आपका सेकंड लेक्चर आपका ये होने वाला है। सोर्सेज ऑफ इम्प्योरिटी हम पढ़ रहे थे और टाइप ऑफ इम्प्योरिटी की बात हो गई थी। सोर्सेज ऑफ इम्प्योरिटी हम लोग पढ़ा था पिछले लेक्चर में। अब इस लेक्चर में अपन लोग यहाँ पर फिफ्थ पॉइंट से फिर से कवर करने वाले हैं। फोर्थ पॉइंट हमने सोर्सेज ऑफ इम्प्योरिटी में आपको बता दिया था। एक बार हम फिर से रिमाइंड कर लेते हैं कौन कौन से वो पॉइंट थे जो आप पढ़ चुके हो। सोर्सेज ऑफ इम्प्योरिटी में आप पढ़ चुके हो रॉ मटेरियल के थ्रू आपकी इम्प्योरिटी आती है, यानी कि जो आप कच्चा माल उपयोग कर रहे हो अपने ड्रग्स को बनाने में, अपने फाइनल प्रोडक्ट को बनाने में, वहां से इम्प्योरिटी आ सकती है। दूसरा आपने पढ़ा था रिएजेंट्स जो आप अप्लाई कर रहे हो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में अपने प्रोडक्ट को बनाने के लिए, यानी कि आप जिन जिन चीज़ों से मिला के अपने प्रोडक्ट को बना रहे हो, वहां से आपका क्या हो सकता है, आपके मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में और आपके ड्रग में आ सकता है, क्या आ सकता है, इम्प्योरिटी आ सकती है। तीसरा आपका जो सोर्सेज ऑफ इम्प्योरिटी था वो था रिएजेंट के थ्रू आ सकती है। यदि आप किसी भी इम्प्योरिटी को किसी रिएजेंट से रिमूव कर रहे हो तो ऐसा हो सकता है कि जो आप ड्रग यूज कर रहे हो, जो आप चीज यूज कर रहे हो, जो आप प्रोसेस यूज कर रहे हो, जो उसमें आप किसी भी केमिकल को यूज कर रहे हो किसी अन्य इंप्योरिटी को दूर करने के लिए, और वो खुद ही इंप्योर कर दे रहा है। मतलब आप यूज तो कर रहे थे किसी को हटाने के लिए, लेकिन वो खुद ही वहां पर इंप्योरिटी काज कर रहा है। तो यहां पर हम इन सारी चीजों को पढ़ चुके थे। और चौथा जो अपना पॉइंट था वो था सॉल्वेंट के थ्रू, यानी कि जो आप वाटर यूज कर रहे हो, वाटर आपका चीपेस्ट सॉल्वेंट होता है, उसके थ्रू आ जाता है। हमने आपको चार तरह के वाटर बताए थे, टैप वाटर, सॉफ्टेंड वाटर, डीमिनरलाइज्ड और डिस्टिल, टीएसडीडी करके मैंने आपको बताया था। ये सभी आपके यूज किए जाते हैं, जिसमें से डिस्टिल्ड वाटर जो होता है वो बेस्ट वाटर होता है, बेस्ट सॉल्वेंट होता है मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में यूज करने के लिए, क्योंकि इसमें कोई भी इंप्योरिटी नहीं होती है। ये नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, आपको किसी भी तरह से परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। हम यहां पर फिफ्थ पॉइंट से सारी चीजें कवर करने वाले हैं। चलिए एक एक करके यहां पर सारी चीजें हम समझते हैं। अब इसके बाद जो आपका फिफ्थ पॉइंट आता है सोर्सेज ऑफ इम्प्योरिटी में, वो है आपका, देखिए हम ये जो सिलेबस आपका पढ़ रहे हैं ये कई कोर्सेज के लिए आपका है, क्योंकि यहां पर बीफॉर्म में, बीफॉर्म के फर्स्ट सेमेस्टर में, बीफॉर्म के फर्स्ट ईयर में, ये कई कोर्सेज के लिए आपका सिलेबस जो है वो वैलिड है। तो आप अपने हिसाब से देखिए और गजब का नोट से, कुछ भी फालतू नहीं। सबसे बड़ी चीज, फालतू कुछ एक पॉइंट है नहीं और कुछ भी छूटा नहीं है। ये सबसे अच्छा पॉइंट आपके साथ होने वाला है। हम यहां पर सारे सब्जेक्ट कवर करने वाले हैं इस पूरे आपके सिलेबस के लिए, बीफार्म फर्स्ट सेमेस्टर के सभी सब्जेक्ट को, और डीफार्म के जो आपकी जो भी सिलेबस होंगे आप उसको मैच करवाइए। सारे सब्जेक्ट यहां पर कवर होने वाले हैं। एचएपी हुआ, फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री हुआ, एनालिसिस हुआ, सारी चीजें एचएपी वगैरह सब कुछ आपका यहां पर कवर होने वाला है। चलिए हम यहां पर देखते हैं फिफ्थ पॉइंट से आपका आता है कंटामिनेशन ड्यू टू रिएक्शन बेसल। अब आता है आपका, तो कंटामिनेशन अब किससे होगा, रिएक्शन बेसल से। रिएक्शन बेसल क्या है, जिसमें आप उस प्रोसेस को कंप्लीट कर रहे हो। मान लीजिए कि आप कोई भी ड्रग अपनी क्या कर रहे हो, किसी भी पॉट में बना रहे हो, आप जिस पॉट में बना रहे हो तो वो कंटामिनेट कर दे रही है आपके ड्रग को। वो क्या गए, वहां से टूट कर, उसका कोई भी पार्टिकल टूट कर आ जा रहा है आपके ड्रग में। मान लीजिए कि आप जैसे कि यूज करते हो, मान लीजिए आप एल्युमिनियम के किसी बर्तन में आप कुछ भी बना रहे हो, आप मान लीजिए दाल बना रहे हैं, उसमें क्या है कि वो दाल में एल्युमिनियम का पार्टिकल आपके आ रहा है। यानी कि क्या है कि जो आपकी दाल है उसको आप एज अ ड्रग ट्रीट करिए, तो उसमें क्या हो रहा है, एल्युमिनियम का पार्टिकल आ रहा है और आपकी दाल क्या हो जा रही है, इंप्योर हो जा रही है। आपको दिखता नहीं है, बाकी वो आता रहता है। बर्तन वगैरह जो होते हैं, इसीलिए कहा जाता है स्टील के बर्तन का उपयोग करिए या फिर आयरन का करिए, क्योंकि वो बॉडी के लिए अच्छा होता है। तो ये सारी चीजें होती हैं, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, जो इजी टू यूज होते हैं उन्हीं को यूज करते हैं, भले ही वो हमारी सेहत के लिए कैसे भी हों। तो ये इसमें यहां पर दिया गया है कि द रिएक्शन बेसल एम्प्लॉयड इन द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में बी मेटेलिक सच एज कॉपर, आयरन, कास्ट आयरन, galvanized iron, silver, aluminum, nickel, zinc, and lead. Some solvents and reagents employed in the process may react with metals of reaction vessel, leading to other corrosion and passing traces metal impurity into the solution and contaminating the final product। जिसमें आप बना रहे हो ड्रग को, अपने बना रहे हो,
वहाँ से क्या हो सकता है कि आपकी जो जिस चीज़ में आप बना रहे हो, जिस पॉट में आप बना रहे हो, जिस भी आप मशीन में बना रहे हो अपनी ड्रग को, वहाँ से क्या है कि मशीन का कोई भी, आप लोहे की मान लीजिए मशीन है, उसमें आप किसी भी दवा को आप बना रहे हो, उसमें क्या है कि उसी लोहे से कोई भी पार्टिकल, आयरन का कोई भी पार्टिकल, जिंक का कोई भी पार्टिकल, कापर का कोई भी प्लेट उसमें लगी हुई है, कापर का कोई भी पार्टिकल आपके ड्रग में आ रहा है, तो आपका जो फाइनल प्रोडक्ट होगा वो क्या हो जाएगा, कंटामिनेट हो जाएगा। यानी कि उसी को हम बोलते हैं कोरिजन बोलते हैं। कोरिजन का मतलब क्या है कि किसी भी मेटल से कोई भी चीज़, उस मेटल से छोटे छोटे पार्टिकल का क्या हो रहा है, क्षरण हो रहा है, यानी कि आपके ड्रग में झड़ झड़ के वो चीज़ पहुंच रही है, घिस घिस के पहुंच रही है, ऐसे आप समझिए। जैसे कि क्या होता है, कोरिजन क्या होता है, जैसे आप कभी भी किसी भी मेटल ट्यूब में यदि आप सैलिसिलिक एसिड को यहाँ पर भरते हो, सैलिसिलिक एसिड क्या होता है, जनरली खुजली वगैरह की ट्यूब जो आती हैं वही क्या होता है, उसमें आप सैलिसिलिक एसिड लिखा हुआ देखेंगे। देखिए मुझे थोड़ा सा कंफर्म हो रहा है क्योंकि सैलिसिलिक एसिड उसी में लिखा हुआ होता है, तो सैलिसिलिक एसिड पे आप फोकस करिएगा, आप उस पर मत फोकस करिए किस चीज में यूज होता है। तो जैसे कि सैलिसिलिक एसिड है, उस ऑइंटमेंट को यदि आप मेटल ट्यूब में पैक करते हो, तो जो मेटल है वो क्या होगा, उस सैलिसिलिक एसिड में आ जाएगा, यानी कि उसमें क्या हो जाएगा, उसके पार्टिकल आ जाएंगे। इसीलिए हम कभी भी सैलिसिलिक एसिड को ट्यूब में, मेटल ट्यूब में नहीं भरते हैं, उसको हम किस में भरते हैं, प्लास्टिक की ट्यूब में भरेंगे, किसी भी चीज में भरेंगे, बट मेटल में नहीं भरेंगे। इसमें लिया गया है कि सैलिसिलिक एसिड ऑइंटमेंट मस्ट नॉट बी पैक्ड इन मेटल ट्यूब, सैलिसिलिक एसिड को हम क्या करते हैं, मेटल ट्यूब में पैक नहीं करते हैं। तो यही चीज है कि हमें यह समझना होगा कि ड्रग जो है वो किस पार्टिकल के लिए, किस मेटल के लिए, जिस हम बना रहे हैं, जिस बर्तन में हम रख रहे हैं, तो किसके लिए सेंसिटिव है, ओवर सेंसिटिव किसके लिए, ये चीज हमें समझना होगा। जैसे कि हम सैलिसिलिक एसिड को, ये आपको बिल्कुल याद रखना है, एग्जाम्पल बहुत गजब एग्जाम्पल है, आगे भी आपको काम में आना, छोटी छोटी चीजें बहुत ज्यादा काम में आती हैं, भले ही इंपॉर्टेंट ना हो, बहुत ज्यादा नॉलेज वाली बात है कि सैलिसिलिक एसिड को, ऑइंटमेंट को हम क्या करते हैं, मेटल ट्यूब में नहीं पैक करते हैं। कंटामिनेशन ड्यू टू एटमॉस्फेरिक पॉल्यूटेंट, अब क्या होगा, जो कंटामिनेशन होगा वो एटमॉस्फेरिक पॉल्यूटेंट से होगा। एटमॉस्फेरिक पॉल्यूटेंट क्या है, एटमॉस्फेयर में बहुत सारी चीजें आपकी पड़ी हुई हैं, क्या पड़ी हुई हैं, जैसे कि आपका पॉलन उड़ रहा है, पॉलन का मतलब आप समझ रहे हो ना, फूल वगैरह से जो आपका उड़ता है, तो पॉलन उड़ रहा है, और उसके बाद बहुत सारे पार्टिकल जो पेड़ पौधों से जो आपके टूट टूट के आ रहे हैं, वो सब क्या आते हैं, वो किस श्रेणी में आते हैं, आपके आपके आते हैं वो एटमॉस्फेरिक पॉल्यूटेंट में। एटमॉस्फेयर में कंटेंट डस्ट, एटमॉस्फेयर में क्या है, डस्ट है, तो मेनली हम क्या करते हैं, एटमॉस्फेयर, अब आपकी एयर है, आपको दिख नहीं रहा है आपकी नग्न आंखों से, लेकिन क्या है कि उसमें बहुत सारी डस्ट है, और डस्ट में क्या मिला हुआ है, एल्युमिनियम ऑक्साइड है, सल्फर है, सिलिका है, सूट है, तो ये सारी चीजें क्या है कि आपकी उस डस्ट में प्रेजेंट है। एंड सम गैसेस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर ऑक्साइड, आर्सीन, हाइड्रोजन सल्फाइड, दीज में कंटामिनेट द फाइनल प्रोडक्ट ड्यूरिंग द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। अब कार्बन डाइऑक्साइड भी है, आपकी आर्सिन है, हाइड्रोजन ऑक्साइड है, और डस्ट तो आपकी है, डस्ट में तो बहुत सारी चीज़ें हो ही सकती हैं। तो ये सब क्या है कि मान लीजिए किसी भी ड्रग के लिए सेंसिटिव चीज़ है, जो कि आपके ड्रग में बहुत स्मॉल अमाउंट में आ रही है, क्योंकि आपकी ड्रग भी थोड़ी सी है, और उसमें यही थोड़ी थोड़ी चीज़ें क्या है कि उसमें आके क्या करेंगे, उसको कंटामिनेट कर देंगे। इससे क्या होगा, आपकी ड्रग इम्प्योर हो जा रही है। ये चीज़ आपको समझना होगा। तो जिस इन्वायरमेंट में आप बना रहे हो वहाँ पर पोल्यूशन ना हो, इस चीज़ का ख्याल रखते हुए आप ड्रग को मैन्युफैक्चरिंग करने वाले हो। सोडियम हाइड्रोक्साइड जो कि होता है वो रेडियली एब्जॉर्ब एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड व्हेन एक्सपोज्ड टू एटमॉस्फेयर। जैसे कि जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है उसको यदि आप खुला छोड़ देते हो इन्वायरमेंट में, ऐसे खुले रख देते हो, तो क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड से फट से रिएक्शन कर लेता है, और रिएक्शन करके क्या करता है, Na2CO3 यानी कि सोडियम कार्बोनेट बना लेता है और वाटर निकाल देता है। मतलब ये खुद ही हो जा रहा है। यदि आप सोडियम हाइड्रोक्साइड को आप रखते हो वहां पर इन्वायरमेंट में रखते हो, तो कार्बन डाइऑक्साइड जो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है, आप ये जानते हो कार्बन डाइऑक्साइड इन्वायरमेंट में है, तो उससे क्या करेगा, रिएक्शन करके सोडियम कार्बोनेट और वाटर बना दे रहा है। इसी तरह से बहुत सारी ड्रग्स हैं, बहुत सारे केमिकल हैं जो कि ऑटोमेटिक चेंज हो जाते हैं, गैस से मिलकर रिएक्शन कर लेते हैं, ऑक्सीजन से रिएक्शन करके, आपने सुना होगा बहुत सारी गैसेज हैं जो कि क्या करती हैं, यदि ऑक्सीजन से रिएक्शन कर लेती हैं तो पॉइजनस हो जाती हैं। तो इस तरह से क्या है कि ये प्रोसेस क्या है आपका, एक तरीके से किस में आता है, आपका एटमॉस्फेरिक पॉल्यूटेंट में आता है। अब अगला जो आपका आता है, अगला जो आपका इंप्योरिटी सोर्सेज ऑफ इंप्योरिटी है, वो है मैन्युफैक्चरिंग हैजार्ड। मैन्युफैक्चरिंग हैजार्ड क्या चीज़ है, मैन्युफैक्चरिंग हैजार्ड वो चीज़ है जिसमें आप किसी भी ड्रग को बना रहे हो, जो कि मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस आप एक तरीके से कर सकते हो, उस प्रोसेस में कोई भी मिसबिहेव आप कर रहे हो, कोई भी मिसलीडिंग हो रही है उस प्रोसेस में। जैसा कि यहाँ पर 2 पॉइंट आपके दिए भी गए हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर पहला आपका क्या दिया गया, कंटामिनेशन फ्रॉम पार्टिकुलेट मैटर, पार्टिकुलेट मैटर से आपका कंटामिनेशन हो रहा है, और उसके बाद यहाँ पर क्रॉस कंटामिनेशन ऑफ द प्रोडक्ट, यानी कि जैसे कि आप 2 प्रोडक्ट बना रहे हो, ठीक है, 2 प्रोडक्ट आप बना रहे हो, तो 2 प्रोडक्ट में क्या है कि दोनों प्रोडक्ट आपके साथ साथ बने तो क्रॉस कंटामिनेशन हो
जा रहा है, दोनों प्रोडक्ट मिक्स हो जा रहे हैं। आप दो कोई ड्रग बना रहे हो, दो ड्रग आप बना रहे हो, तो उसमें क्या हो रहा है, दोनों ड्रग आपकी क्या हो रही हैं, मिक्स हो जा रही हैं। किसी भी तरह से कोई भी लापरवाही आपसे हो जा रही है, नहीं आप उतना ज़्यादा कंट्रोल कर पाए, मैन्युफैक्चरिंग के दौरान आप नहीं कंट्रोल कर पाए, तो वो चीज़ क्या आती है, मैन्युफैक्चरिंग हैजार्ड में आपकी आती है। देयर एग्जिस्ट सर्टेन मैन्युफैक्चरिंग हैजार्ड व्हिच कैन लीड टू प्रोडक्ट कंटामिनेशन, द वेरियस मैन्युफैक्चरिंग हैजार्ड कैन लीड्स टू, जिसमें आपका यहाँ पर दिया गया है कौन कौन से आपके मैन्युफैक्चरिंग हैजार्ड है। कंटामिनेशन फ्रॉम पार्टिकुलेट मैटर, द अनवांटेड पार्टिकुलेट मैटर can arise by a number of ways such as accidental inclusion of dirt or glass। जब आप प्रोडक्ट को बना रहे हो उस टाइम पे क्या हो सकता है कि एक्सीडेंटल इंक्लूजन ऑफ डर्ट या ग्लास, कोई भी ग्लास पार्टिकल, कोई भी डर्ट आपकी क्या आ रही है, ड्रग में आ जा रही, पोर्सलिन आ जा रहा है, प्लास्टिक आ जा रहा है, आपकी जो भी मशीनरी है, जिस भी चीज़ से आप यूज़ कर रहे हो, बना रहे हो, वहाँ से कुछ भी कोई भी छोटा सा पार्टिकल पार्टिकुलेट मैटर के तौर पे टूट के उस आपकी ड्रग में आ जा रहा है। कोई भी मेटेलिक फ्रेगमेंट आ जा रहा है फ्रॉम सीप्स, जो आपकी सीप्स जो आप यूज़ कर रहे हो उससे क्या हो रहा है, कोई भी मेटेलिक फ्रेगमेंट आ जा रहा है। ग्रेनुलेटिंग, टैबलेटिंग एंड फिलिंग मशीन, और जो आपकी फिलिंग मशीन है किस दौरान होगा ये सारी चीज़, जब आप ग्रेनुलेटिंग कर रहे हो, टैबलेटिंग कर रहे हो, टैबलेट को बना रहे हो, या फिर फिलिंग मशीन्स एंड प्रोडक्ट कंटेनर, यानी कि जिसमें आप प्रोडक्ट को कंटेन कर रहे हो, जिस कंटेनर में आप रख रहे हो, वहाँ से कोई छोटा सा टुकड़ा जिसमें आप रख रहे हो, जिस बर्तन में आप रख रहे हो, वहाँ से टूट के आ जा रहा है, या फिर टैबलेटिंग कर रहे हो उस दौरान मशीन से आ जा रहा है। मतलब किसी भी तरह से कोई भी पार्टिकुलेट मैटर जो आप मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस यूज कर रहे हो, जो भी मशीनरी यूज कर रहे हो, जिस भी चीज़ में उसको रख रहे हो, उस ड्रग को आप कंटेन कर रहे हो, मान लीजिए टैबलेट को आप रख रहे हो, किसी भी बर्तन में रख रहे हो, वहाँ से कोई भी छोटा छोटा पार्टिकल आके क्या कर रहा है, आपकी ड्रग के साथ मिक्स हो रहा है, तो वो क्या कर रहा है, आपकी ड्रग को कंटामिनेट कर रहा है। चलिए हम अगले मैन्युफैक्चरिंग हैजार्ड में ही अगले किस तरह से और आ सकती है मैन्युफैक्चरिंग हैजार्ड आपकी, तो उसमें क्या है, यहाँ पर दिया गया है क्रॉस कंटामिनेशन ऑफ प्रोडक्ट। अब यहाँ पर क्या है, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में क्या हो रहा है, क्रॉस कंटामिनेशन हो जा रहा है। द मैन्युफैक्चरिंग हैजार्ड हैज टू कंसीडर्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ सॉलिड डोजेज फार्म। मान लीजिए मैन्युफैक्चरिंग हैजार्ड में क्या हो रहा है, सॉलिड डोजेज फार्म को बनाया जा रहा है, ठीक है। क्रॉस कंटामिनेशन ऑफ प्रोडक्ट कैन अकर बाई एयर बॉर्न डस्ट अराइजिंग आउट ऑफ हैंडलिंग ऑफ पाउडर, ग्रेन्यूल्स एंड टैबलेट इन बल्क। देखिए एयर बॉर्न कोई भी डस्ट आपकी क्या हो जा रही, आपके उस प्रोडक्ट में आ जा रही है। मान लीजिए कोई और ड्रग, आप दो ड्रग बना रहे हो, एक ड्रग आप दूसरी मेज पर बना रहे हो, दूसरी ड्रग दूसरे मेज पे बना रहे हो, रख के बना रहे हो, और क्या हो रहा है, किसी भी तरह से हवा चली, कुछ भी हुआ, उस ड्रग का पार्टिकल उड़ के दूसरी ड्रग में आ गया, तो मतलब इसका क्या है कि जो दूसरी वाली ड्रग है वो क्या हो गई, इम्प्योर हो गई। यही है आपका क्रॉस कंटामिनेशन। ये आप समझ चुके हैं क्रॉस कंटामिनेशन क्या है, कि आप कोई भी दो प्रोडक्ट बना रहे हैं, उस प्रोडक्ट से उड़ के या किसी भी तरह से आपके हाथ में ही थोड़ा सा लगा रह गया और वो दूसरे प्रोडक्ट में जाके मिक्स हो जा रहा है। अब कोई भी कंपनी है, कहीं पर भी आपकी दवाइयां बन रही हैं, खैर हर चीज़ का ख्याल रखा जाता है, लेकिन कभी कभी गलती हो सकती है कि सेम वर्कर वही वो भी ड्रग बना रहा है, सेम वर्कर वहां भी पहुंच गया, और किसी भी तरह से सारी चीज़ें मशीन से होती हैं, सब कुछ अच्छे से देखा जाता है। लेकिन मैं एक बात की बात कर रहा हूं आपसे कि मतलब ये चीज़ें हो सकती हैं, संभावना पूरी है, और ऐसा होता भी है, ऐसा नहीं है कि नहीं होता है, सब कुछ बिल्कुल फर्जी लिखा गया है, ऐसा होता ही है। इन्हीं चीज़ों का तो आपको ख्याल रखना है जब आप आगे चल के जाओगे, फार्मा इंडस्ट्री में जाओगे, सारी जगहों पर आप पहुंचोगे, ये छोटी छोटी चीज़ें आपको ख्याल ध्यान में वहीं पर रखना होगा कि कैसे हम क्रॉस कंटामिनेशन ना होने दें, किसी के साथ सेहत के साथ खिलवाड़ ना होने दें, इन सभी चीज़ों का आप ख्याल रखने वाले हो। चलिए हम आगे चलते हैं, इसके बाद की बात आपसे करते हैं। अगला जो आपका पॉइंट आता है वो है आपका कंटामिनेशन बाय माइक्रोब्स। इसी आपके मैन्युफैक्चरिंग हैजार्ड का ही ये भी है। तो मेनी प्रोडक्ट लाइक लिक्विड प्रिपरेशन एंड क्रीम इंटेंडेड फॉर टॉपिकल एप्लीकेबल आर लायबल टू कंटामिनेशन बाय माइक्रोब्स। बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट हैं जो कि लिक्विड, जैसे कि आप कोई भी प्रिपरेशन कर रहे हो, कोई भी क्रीम आप बना रहे हो, तो वहां पर क्या है कि वो माइक्रोब से भी क्या होती हैं, कंटामिनेट हो जाती हैं, ठीक है। फ्रॉम द एटमॉस्फेरिक ड्यूरिंग मैन्युफैक्चरिंग। ड्यूरिंग मैन्युफैक्चरिंग क्या होता है, एटमॉस्फेयर से कोई भी माइक्रोब, कोई भी वायरस, कोई भी बैक्टीरिया डस्ट में है, तो डस्ट में क्या हो सकता है, माइक्रोब हो सकता है, कोई भी वायरस बैक्टीरिया आपके डस्ट में हो सकता है, एयर में हो सकता है। तो वो क्या हो रहा है, एटमॉस्फेयर से आपके आ जा रहा है उस क्रीम में, जो आप लिक्विड डोजेस फॉर्म को बना रहे हो उसमें आ जा रहा है। फॉर ऑल प्रोडक्ट इंटेंडेड फॉर पेरेंटल एडमिनिस्ट्रेशन एंड ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन स्टेरिलिटी टेस्टिंग इज डन। जब भी हम ऐसे चीज़ों को बनाते हैं, जब भी हम किसी भी ऑप्थेलिक प्रिपरेशन को कर रहे हैं, जब भी हम किसी क्रीम वगैरह को बना रहे हैं, तो हम क्या करते हैं, स्टेरिलिटी टेस्ट को जरूर करते हैं। स्टेरिलिटी टेस्ट का मतलब क्या, स्टेराइल कंडीशन का क्या मतलब होता है कि कोई भी माइक्रोब प्रेजेंट ना हो। मशीन वगैरह को, कंटेनर वगैरह को आप अच्छे से साफ करें कि वहां पे कोई अन्य माइक्रोब पहले से तो नहीं प्रेजेंट है। आप बना रहे थे किसी और चीज के लिए, आप ड्रग बना रहे थे किसी बीमारी को खत्म करने के लिए, और आप किसी नई बीमारी को आप पैदा कर रहे हैं। उस व्यक्ति के अंदर जिसको आप ट्रीट कर रहे हो, उसके अंदर कोई नई बीमारी उत्पन्न हो रही। तो इन सभी चीजों का ख्याल रखा जाता है कि
स्टेरिलिटी टेस्ट जरूर किया जाए। जब भी ड्रग को बनाया जाए तो देखा जाए कि उस आसपास जिस भी इन्वायरमेंट में आप बना रहे हो वहां पर वायरस बैक्टीरिया ना हो, उस कंटेनर में ना हो, मशीनरी में जो यूज हो रहा है वो भी ना हो, जो लोग वर्क कर रहे हैं वो भी ना हो कि उनके पूरे बॉडी में पता लगा वायरस बैक्टीरिया भरे पड़े हैं, इंप्योरिटी भरी पड़ी है। तो सभी चीज़ों का ख्याल रखा जाता है। चलिए, आपको ख्याल रखना भी है, रखा जाता है, रखना भी है आगे चलकर, क्योंकि आप हो सकता है सारी चीज़ें करने वाले हैं। चलिए आगे हम चलते हैं। इसके बाद के प्रोसेस, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड लाइट। थर्मोलेबाइल सब्सटेंस शुड बी स्टोर्ड एट लो टेम्परेचर। जो भी थर्मोलाइबल सब्सटेंस होते हैं उनको लो टेम्परेचर पे स्टोर करना चाहिए। ठीक है, तो टेम्परेचर और लाइट का भी बहुत ज़्यादा रोल होता है। बहुत सारी ड्रग्स आप देखे होंगे कि वहाँ पर लिखा होता है कीप अवे फ्रॉम सनलाइट, कीप अवे फ्रॉम हाई टेम्परेचर, स्टोर एट 25 डिग्री सेल्सियस। बहुत सारी आप सिरप लेके आते होंगे, बहुत सारी दवाइयाँ लेके आते होंगे, उसमें ये चीज़ लिखा रहता है इसको आप जो है सनलाइट से दूर रखिए। वो डार्क कांच में आती है, डार्क बॉटल में आती है, जिससे उसमें सनलाइट पहुंचे ही ना उतना ज़्यादा। तो कंपनी देती तो है डार्क बॉटल में, लेकिन उस पर लिखा भी रहता है कीप अवे फ्रॉम सनलाइट, कीप अवे फ्रॉम डायरेक्ट लाइट, कीप अवे फ्रॉम बहुत सारी चीज़ें उसमें लिखी होती है। जिस भी चीज़ से उसकी प्रिकॉशन होती है, या फिर स्टोर्ड एट 25 डिग्री सेल्सियस यदि टेम्परेचर सेंसिटिव है तो, और लाइट सेंसिटिव है तो उसमें लिखा रहेगा कीप अवे फ्रॉम सनलाइट। तो ये सारी चीज़ें लिखी रहती हैं। आपको ड्रग्स वगैरह में आपने दवाइयाँ यदि सिरप आप ध्यान से पढ़े होंगे तो ये सारी चीज़ें लिखी होती हैं। ड्रॉप्स वगैरह में भी आपकी लिखी होती हैं, जो आपके आई ड्रॉप्स वगैरह आते हैं। तो थर्मोलाइबल सब्सटेंस जो होते हैं शुड बी स्टोर्ड एट लो टेम्परेचर। जो थर्मोलाइबल सब्सटेंस हैं उनको लो टेम्परेचर पे स्टोर किया जाता है। लाइट सेंसिटिव मटेरियल शुड बी स्टोर्ड इन डार्क कलर बॉटल। जो लाइट सेंसिटिव मटेरियल होते हैं उनको डार्क कलर बॉटल में पैक किया जाता है। वही मैंने अभी आपको बताया, जब कोई भी लाइट सेंसिटिव चीज़ है तो उसको हम डार्क कलर बॉटल में पैक करेंगे तो उसमें लाइट नहीं जाएगी, जिसको हम बोलते हैं एम्बर कलर्ड बॉटल। जो आपकी डार्क कलर बॉटल है उसको एम्बर कलर बॉटल बोलते हैं। टू प्रिवेंट ऑक्सीडेशन, एंटीऑक्सीडेंट लाइक ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सिल टाइलुइन कैन बी एडेड। और हम इस प्रिवेंट करते हैं ऑक्सीडेशन को, ऑक्सीडेशन ना हो उसके लिए हम एंटीऑक्सीडेंट का प्रयोग करते हैं। एंटीऑक्सीडेंट कौन है आपका? ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी टाइलुइन कैन बी एडेड, ये आपका ऐड किया जाता है। इसके बाद ये होगा इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर और लाइट, जो कि आपका इंप्योरिटी काज कर सकता है। ड्रग चेंज हो सकती है। कोई भी ड्रग आप पता लगा लेके आए बाजार से, उस पर आप सनलाइट धड़ाधड़ गिरा रहे हैं और उससे क्या होगा, सनलाइट में आपके रखते ही वो ड्रग इंप्योर हो गई। उस ड्रग को आप पी रहे हैं, आपको असर ही नहीं हो रहा है, या फिर कोई अन्य वहाँ पर इफेक्ट प्रोड्यूस हो रहा है आपकी बॉडी में, रिएक्शन कर गया। आप कहते हो रिएक्शन हो गया, ड्रग तो सही थी, रिएक्शन हो गया। तो यही सारी चीज़ें हैं जिसका ख्याल आपको हमेशा रखना चाहिए। जो भी आप दवाएं ला रहे हैं उसको अच्छे से पढ़ें, वो क्यों है, कैसे हैं, कितने दिन तक आप उसे रख सकते हो। बहुत सारी ड्रग्स होती हैं कि आप उसे लेके आते हो जहाँ पर वो रखी रहती हैं, मान लीजिए वो फ्रीजर में रखी हुई हैं, आप अपने घर पे लाए, वो सुविधाएं आप उसको नहीं दे पा रहे हैं, उस कंडीशन में नहीं रख पा रहे हैं, उसमें लिखा हुआ होता है कि आप जब यहाँ से निकाल देंगे तो ये 1 हफ्ते तक ही काम करेगी, 15 दिन तक ही काम करेगी। बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनका आपको ख्याल रखना चाहिए, और ड्रग इस तरह से इंप्योर हो सकती हैं। अब अगला जो आपका सोर्सेज ऑफ इंप्योरिटी है वो है आपका पैकेजिंग एरर। अब पैकेजिंग एरर क्या है? जैसे कि कुछ भी ड्रग है, कोई भी आपकी चीज़ है, वो क्या है, सेम लुकिंग है, मतलब बिल्कुल आपकी सिमिलर लुकिंग है, बिल्कुल सेम कोई भी ड्रग है आपकी, और जब आप उसकी टेबलेटिंग कर रहे हो उसका साइज, शेप, सब कुछ यदि आपका सेम है, और आप क्या कर रहे हो, सिमिलर कंटेनर में यदि आप उसको कर रहे हो, पैक कर रहे हो, तो वहां पर क्या हो सकता है, दोनों की साइज सेम है, आप समझ नहीं पाए और लेबलिंग के टाइम पे कोई अन्य में आप डाल दिए। ठीक है, मान लीजिए कि आप बुखार की दवा और पेट खराब की दवा दोनों की आप पैकिंग कर रहे हो, दोनों दिखने में शेप, साइज, कलर सब सेम है, और पैकिंग में क्या हुआ आप समझ नहीं पाए, और बुखार वाली पेट वाले में डाल दिए, पेट वाली बुखार वाले में डाल दिए। तो ये होता है, यही मतलब यही है आपका पैकेजिंग एरर। इसमें लिखा भी गया है, आप देख सकते हैं, सिमिलर लुकिंग प्रोडक्ट्स सच एज टैबलेट्स ऑफ सेम साइज, शेप, कलर पैक in similar container can result in mislabeling of either or both of the product। ऐसा हो सकता है कोई एक ही प्रोडक्ट इफेक्ट हो, और ऐसा भी हो सकता है कि आपने इसका उसमें और उसका उसमें डाल दिया तो दोनों हो जा रहा है। कोई गलती से 2 4 10 टैबलेट चला गया तो इसका मतलब एक ही हो रही है इम्प्योर, और अगर कहीं पता लगा ये वाला आपने पेट वाली दवा बुखार वाले में आपने लेबल कर दी और बुखार वाली जो है वो पेट वाले में लेबल कर दिया, तो मतलब बोथ आप प्रोडक्ट आपके क्या हो जाएंगे, वो इम्प्योर हो जाएंगे। एडिक्वेट क्वेर, देखिए प्रोडक्ट इंप्योर होने का मतलब यही है कि मुझे जरूरत थी बुखार की दवा कि मैं खा रहा हूँ पेट की दवा, डॉक्टर साहब ने दे दिया, उनको भी नहीं पता था क्योंकि फार्मा इंडस्ट्रीज वही आया है, तो सारी चीज़ें अब गलत हो रही हैं। एडिक्वेट केयर शुड बी टेकन टू अवॉइड द हैंडलिंग ऑफ सच प्रोडक्ट इन क्लोज प्रॉक्सिमिटी। जब भी इन चीज़ों को हम बनाएं
जब भी इन चीज़ों को हम करें तो हमको क्या करना है, बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है और क्लोज प्रॉक्सिमिटी, यानी कि हमको बहुत ज़्यादा क्लोजली इन सभी चीज़ों को अपने अच्छे से मॉनिटर करना है, कहीं कोई गलती तो नहीं हो रही है। क्योंकि कहीं ना कहीं जो भी आपकी ये दवाइयाँ हैं, जो जीवनदायक जो दवाइयाँ हैं जो मार्केट में आ रही हैं, मतलब पेशेंट बहुत ज़्यादा विश्वास के साथ कि हाँ भैया हम ठीक हो जाएंगे, कहीं ना कहीं ये हेल्थ के साथ खिलवाड़ हो जाता है। तो इसी सभी चीज़ों को क्या करना होता है, ध्यान में रखना होता है, कोई भी प्रॉब्लम काज ना हो, कोई भी दिक्कत ना हो, पेशेंट्स को कोई भी दिक्कत ना हो, इसके लिए इन सभी चीज़ों को अवॉइड किया जाता है। चलिए, और अवॉइड किया जाना चाहिए, शुड बी टेकन आपका लिखा है, शुड मतलब चाहिए आपको। आप जब जाएंगे फार्मा इंडस्ट्री में आपको भी इन सभी चीज़ों का ख्याल रखना है। हो सकता है आप भी भविष्य में इन सभी चीज़ों के लिए जिम्मेदार बनने वाले हैं कि आपको सारी चीज़ें हैंडल करनी हो, तो आप इन सभी चीज़ों का ध्यान रखेंगे। अब अगला प्रोसेस आता है इनएडिक्वेट स्टोरेज। अब आपको क्या करना है, आपको स्टोरेज के टाइम पर ध्यान रखना है। वही अभी जो टेम्परेचर और लाइट वाली बात हुई नहीं थी कि हम क्या करते हैं, जब लाइट सेंसिटिव है तो आप डार्क एम्बर बॉटल में रखते हैं, एम्बर कलर्ड बॉटल में रखते हैं। और वहाँ पर क्या है, यदि टेम्परेचर सेंसिटिव है तो आप क्या करते हैं, उसको फ्रीजर में रखते हैं या फिर किसी ऐसे कंडीशन में रखते हैं जहाँ पर टेम्परेचर कम हो, यानी कि सनलाइट से दूर रखेंगे तो टेम्परेचर थोड़ा सा तो कम होगा ही। तो इन सभी चीज़ों का ख्याल रखते हैं। तो ये है स्टोरेज। इफ स्टोरेज कंडीशन आर नॉट प्रॉपर, यदि स्टोरेज का कंडीशन प्रॉपर नहीं है, बहुत ज़्यादा गर्मी है, वो दवा उसमें नहीं रुक सकती है। द प्रोडक्ट मे लाइबल टू गेट कंटामिनेटेड बाय डस्ट। प्रोडक्ट क्या हो सकती है, डस्ट से कंटामिनेटेड हो सकती है, डर्ट से हो सकती है, एक्सक्रीटा से हो सकती है, डेड इंसेक्ट से हो सकती है। जहाँ पर आप रख रहे हो ड्रग को, ऐसा हो सकता है वहाँ पर इंसेक्ट हो, डस्ट हो, डर्ट हो, कोई भी और एक्सक्रीटा मतलब कोई भी और गंदा चीज़ हो वहाँ पर। तो सारी चीज़ें अगर इस तरह से किसी इन्वायरमेंट में आप अपनी ड्रग को स्टोर कर रहे हो तो डेफिनेटली आपकी इम्प्योर होने वाली। देयरफॉर इंस्ट्रक्शन लाइक स्टोर इन कूल एंड ड्राई प्लेस, आपकी ड्रग में लिखा हुआ होता है। बिल्कुल, यहाँ पर बहुत सारी ड्रग्स आप अपने घर में सिरप रखे होंगे, आप पढ़िएगा, उसमें लिखा हुआ होगा कि स्टोर इन कूल एंड ड्राई प्लेस, प्रोटेक्ट फ्रॉम सनलाइट एंड हीट, ये सारी चीज़ें लिखी होती हैं। स्टोर इन डार्क प्लेस, यानी कि जो आपकी लाइट सेंसिटिव ड्रग होंगी उसमें लिखा होता है स्टोर इन डार्क प्लेस, शुड बी प्रॉपरली मॉनिटर्ड। इन सभी चीज़ों को क्या होना चाहिए, प्रॉपरली मॉनिटर्ड होना चाहिए। जब आप किसी भी दवा को ला रहे हैं, और खासकर फार्मासिस्ट जिस दवा से आप ला रहे हैं, जहाँ से भी आप ला रहे हैं, जिस भी केमिस्ट वाले से ला रहे हैं, उसको भी बताना चाहिए कि हाँ ये दिक्कत है, इस ड्रग को आप सनलाइट से दूर रखिएगा, जो कि जनरली नहीं बताया जाता है। जैसे कि गाँव में जो भी मेडिकल स्टोर हैं वो कभी नहीं बताते हैं कि आप इसको धूप में मत रखिएगा। और वहाँ पर क्या है कि पेशेंट को इन सब चीज़ों को बहुत ज़्यादा ख्याल होता नहीं, उसको तो ये है मैं दवा लाया हूँ, खाऊंगा ठीक हो जाऊंगा। तो इन सब चीज़ों को प्रॉपर्ली मॉनिटर्ड होना चाहिए। यदि आप अब यहाँ पर रिफॉर्म कर रहे हैं, स्टार्ट कर चुके हैं, तो आपको अब जागरूक होना होगा, आपको सारी चीज़ें समझना होगा, अपने आसपास के लोगों को ये सारी छोटी छोटी बातों को बताते हुए और खुद भी फॉलो करना होगा। और फ्यूचर में जब आप जिम्मेदार बनते हैं तो इन सभी चीज़ों को आपको एक बड़े स्तर पर ध्यान रखना होगा। तो ये हमने पढ़ लिया सोर्सेज ऑफ इम्प्योरिटी और टाइप ऑफ इम्प्योरिटी, ये यहीं पर आपका खत्म होता है। अभी ये चैप्टर नहीं खत्म हुआ है, आगे हम अब यहाँ पर पढ़ने वाले हैं लिमिट टेस्ट। लिमिट टेस्ट के बारे में आप थोड़ा सा जान लीजिए कि लिमिट टेस्ट इन्वॉल्व सिंपल कंपैरिजन ऑफ ओपेल्सेंस टर्बिडिटी कलर विथ स्टैंडर्ड। लिमिट टेस्ट में हम कोई सैंपल बनाएंगे और जो स्टैंडर्ड है, यानी कि जो मानक है, जो मानक केमिकल है कि इससे खराब नहीं होना चाहिए, इससे ज़्यादा गंदा नहीं होना चाहिए, तो हम क्या करते हैं उसी स्टैंडर्ड के आसपास पहुंचने की एक कोशिश करते हैं जिससे हमारा सैंपल पास हो जाए, जिससे हम जो भी ड्रग बनाएं वो एक मानक तरीके से हो सारी चीज़ें। तो इन्हीं के बारे में हम आगे पढ़ने वाले हैं। लिमिट टेस्ट में बहुत सारी चीज़ों के लिए हम लिमिट टेस्ट पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, आप ख्याल रखिए, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में सारी चीज़ों के लिए। और बिल्कुल एकदम अच्छे से, बिल्कुल विश्वास के साथ जुड़ जाइए, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए, अपने पूरे क्लास में आप शेयर करिए, जहां पर भी आप पढ़ रहे हो आप बताइए कि ये क्लासेज स्टार्ट हो चुकी हैं। और प्रॉपर नोट्स के साथ आपको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री सभी सब्जेक्ट जितने भी सारी चीज़ें हैं सब कुछ आपको बड़ी जिम्मेदारी से मिलने वाली हैं। तो जुड़ जाइए इस चैनल से, क्योंकि मैं आपको सब कुछ बताने वाला हूं। और आज जो आपने पढ़ लिया सोर्सेज ऑफ इम्प्योरिटी, ये 10 नंबर या फिर 7 नंबर में एक क्वेश्चन आप मान के चलिएगा कि आएगा जरूर। हर साल लगभग एक क्वेश्चन इसमें ये वाला क्वेश्चन बन ही जाता है, क्योंकि वहां पर आपको छोड़ने के ऑप्शन जरूर होते हैं। तो आप ध्यान रखिए कि 7 नंबर में भी आ सकता है, 10 नंबर में भी आ सकता है। पिछले वर्ष ये क्वेश्चन आ चुका है 10 नंबर में, आप पेपर निकाल के देख लीजिएगा। नहीं देख पाते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में दिए गए चैनल पर आपको पिछले वर्ष का AKTU का जो बीफार्म का जो आपका पेपर आया था वो पेपर आपको सेंड किया जाएगा इनऑर्गेनिक का। उसमें आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये क्वेश्चन आपका आया था। इतनी चीज़ें आप लिख लेंगे, इजीली आपको 10 नंबर मिल जाएंगे। 10 में से 8 नंबर 9 नंबर तो भैया मिलेंगे, पूरे नहीं मिलते हैं, तो 8 नंबर 9 नंबर मिलते हैं। बहुत अच्छा लिखेंगे तो आपको पूरा भी मिलेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बिल्कुल एकदम अच्छे से आप लोग हंसते मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, लव यू ऑल, नमस्कार। आई होप आज के लेक्चर को आपने एंजॉय किया होगा। यदि आपने लेक्चर को बहुत अच्छे से समझ लिया है तो तुरंत आप
आप इस लेक्चर को अपने दोस्तों में शेयर करिए, कम से कम 5 अपने फ्रेंड के साथ इस लेक्चर को जरूर शेयर करें, जिससे उन तक भी ये बात पहुंच सके कि वायरल बायोलॉजी यूट्यूब चैनल एक है जहां पर बेस्ट तरीके से बीफार्म के सिलेबस को कवर किया जाता है। तो तुरंत आप शेयर कर देंगे और उसके साथ साथ सब्सक्राइब तो आप जरूर ही कर लेंगे, क्योंकि अब आपको लेक्चर अच्छा लग ही चुका है। मिलता हूं आप सभी से नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू, लव यू ऑल, नमस्कार।